हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इंग्लिश की एक कक्षा 12th की विस्तार, जिसमें आज हम उसके बारे में देखेंगे, उसकी अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं। इसमें पहला अध्याय द थर्ड लेवल, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल, उसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यू हैव एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हैंड और बिलीव हार्ड टू बिलीव। देखिए इसमें क्या कहता है। कहता है क्या आपको कभी ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ है जिस पर दूसरे विश्वास न करें। ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी कभी कभी होता है कि जब आपकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जब दूसरा कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन आपके साथ घटित होती है, लोग उसे मजाक मजाक में लेकर के निकल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कहता है। चलिए इसमें कहता है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford railroads will swivel on a track on timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a physicist, psychiatrist, friend of mine, among the others. I told him about the third level at Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. Yeah, among others, I told him about the third levels at Grand Central Situation. And he said it was a walking dream, bis fulfillment. He said I was unhappy. I was unhappy that made my wife kind of mad. But he explained that he meet the modern world is full of insecurity, fear, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody. I don't want to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे सिवर, स्पीक ऑन ओथ, कसम खाकर कहना, ओथ मतलब शपथ लेना जो होता है, स्टैक यानी पाइल, ढेर, किसी चीज का ढेर लग जाना, उसी चीज में लेवल, तल, ऑब्वियस यानी नेचुरल है, स्वाभाविक है, कहते हैं ऑब्वियसली, किसी चीज को कहते हैं ना, उसी चीज से ऑब्वियस। ठीक है, इसमें कहता है न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड के अध्यक्ष समय सारणी के ढेर की कसम खाकर कहेंगे कि केवल 2 ही होते हैं, पर मैं कहता हूं कि 3 है, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूं। यह न्यूयॉर्क की कहानी है, उसी पे बेस है, जिसमें हाँ, मैंने स्वाभाविक कदम उठाया है। मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त एक मनोरोग चिकित्सक, जिसमें कहा चिकित्सक मित्र से बात की थी और मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया, और उसने कहा कि चलते चलते स्वप्निल इच्छा का पूरा होना है, और मैंने कहा कि मैं दुखी हूँ। इस बात में मेरी पत्नी को एक तरह से पागल ही कर दिया, पर उसने कहा कि उसका अभिप्राय है कि आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और शेष इसी प्रकार की बातों से भरा है, यानी जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न देश है, उसके बारे में।
और यह भी मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। खैर, कौन ऐसा नहीं चाहता है? वह हर व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ छुटकारा पाना चाहता है, पर वे घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए रीड एंड फाइंड आउट, जिसमें कहा एक व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, क्या करता है, यानी तीसरे स्तर का क्या अर्थ है? तो कहा द थर्ड लेवल रिफर टू द सबवे, मतलब सबवे एक छोटा पाथ जो रास्ता जिसको हम लोग कहते हैं सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट दैट्स इसे स्ट्रॉफियस कहते हैं, जिसमें जिसका का के की मतलब होता है, स्ट्रॉफियस होता है। उसके बाद बट दैट्स द रीजन ही सेड, वह कहा, he said, and my friends all argued, everything points to it. They claimed my stamp collecting, for example, that's a temporary refuse होना, किसी चीज से इनकार करना, refuse from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuse from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day. From all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of for practically every VV issue, first day covers, and so on. Presidents Roosevelt collect stamps to you. नाउ वर्ड मीनिंग, कुछ वर्ड नोट्स है, जैसे क्लेम्ड, अरेस्टेड, दावा किया, क्लेम्ड, अरेस्टेड, दावा किया, रिफ्यूज, प्लेस ऑन रिलीफ, छुटकारा, प्रीटी, क्वाइट, काफी, ब्लॉक, अ ग्रुप ऑफ 4 और मोर अनसेपरेटेड स्टैम्प्स नॉट इन द स्ट्रिप, यानी 4 या अधिक टिकटों का जोड़ा। ठीक है, जिसको कहा ग्रुप ऑफ 4 और मोर, या ग्रुप ऑफ 4 यानी 4 या उससे अधिक का। ठीक है, या मोर अधिक। पर यही कारण है कि वह बोला, और मेरे सारे मित्र सहमत थे। उनका दावा था कि हर बात इसी ओर संकेत करती थी। उदाहरण के लिए मेरा टिकटों को इकट्ठा करना, जो वह टिकट को इकट्ठा करता था, और यह भी कुछ देर के लिए वास्तविकता से बचना है। और अच्छा, मेरे दादा को तो वास्तविकता से बचने के लिए कोई जरूरी नहीं थी। जिनसे भी मैं सुनता हूँ, लगता है उस युग में मेरी सारी बातें बहुत अच्छी थी। तब जो बातें वह कह रहा था, कहता है कि जो पीरियड चल रही थी उसमें कहता है कि मेरी सारी बातें अच्छी थी, और मेरा यह एक एकत्रीकरण, यानी टिकटों का जो एक कलेक्ट करता था, उन्होंने उन्हें प्रारंभ किया था, और यह एकत्रीकरण काफी सुंदर भी है। और लगभग हर अमेरिकन टिकट के 4 के जोड़े हैं। पहले दिन, जिस दिन वह टिकट इशू होता था, के लिफाफे और इसी प्रकार के अन्य टिकट, आप जानते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठे करते थे। या रूजवेल्ट कौन थे? यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट। ठीक है, यह कहानी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी पर है, और यह हम उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कहा, एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर। आई वॉक लेट एट द ऑफिस। I was in a hurry to get up on to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Word notes: अपार्टमेंट यानी हाउस, घर, जो घर के जो अपार्टमेंट आज यहाँ हम प्रचलन देखते हैं, अपार्टमेंट बिकने का जो प्रचलन, वही उसी को कहते हैं। सबवे, अपग्राउंड, अंडरग्राउंड ट्रेन, जमीन के नीचे चलने वाली बिजली की गाड़ी। खैर, ग्रैंड सेंट्रल पर यह हुआ पिछले ग्रीष्म की बात है, जब मैं ऑफिस में देर तक काम करता रहा। मुझे नगर के आवासीय भाग में अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, अतः मैंने ग्रैंड सेंट्रल के सबवे पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस से तेज चलती थी।
ठीक है, और वो जमीन के नीचे से चलती थी। नाउ आई डोंट, इसका डोंट का मतलब होता है डू प्लस नॉट, ठीक है, या आई डोंट नाउ नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। आई और I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a funny band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't, yani was or plus not, wasn't try to escape from anything. I just wanted to get home to Lucia, my wife. Word notes: guys यानी मैन, व्यक्ति, टैन यानी लाइट ब्राउन हल्का भूरा, गैब्रेडीन फर्म क्लॉथ एक मजबूत कपड़ा, गवार्डीन स्ट्रॉप हैट वार्म इन अ समर गर्मी में पहनने वाला टोप या टोपी जिसको कहते हैं, ब्रांड स्ट्रीप पट्टी, इसमें देखिए क्या, चिमनी स्टैग, फर्श के ऊपर पीतल के थूकदान रखे थे और स्टेशन के दूसरे ओर से मेरी आंखें में एक रोशनी की क्षणिक चमक आई। कोई व्यक्ति अपनी जैकेट की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था और उसने तेजी से उसका कवर हटाया और अपनी घड़ी को देखा और क्रोधित हो उठा। वह एक डर्बी हैट और छोटे लैपल वाला 4 बटन का सूट पहने था और उसकी बड़ी काली मूछें थी जो दोनों तरफ ऊपर की ओर मुड़ी थी। और फिर मैंने चारों ओर देखा और पाया कि स्टेशन पर हर व्यक्ति 1890 के या उसके पास के समय वाले कपड़े पहने था। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दाढ़ियाँ, गाल के बाल और फैंसी मूछें नहीं देखी। ट्रेन के गेट से एक औरत अंदर आई और वह एक ऐसी ड्रेस पहने थी जिस लेग ऑफ मटन के डिजाइन के थे और उसकी स्कर्ट उसके ऊंचे बटनों वाले जूते के ऊपरी भाग तक आती थी और उसके पीछे पटरी के ऊपर मैंने एक इंजन की झलक देखी और यह कैरियर एंड यूज अपनी कंपनी का बड़ा छोटा सा इंजन था और जिसकी पीक यानी फनल जैसी चिमनी थी। और तब मैं जान गया। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was the world, इसको सेमीकोलन का साइन बोलते हैं, and the world hasn't been published for years. The lead story said some things about President Cleveland. I have found that front page since. In the public library files, and it was printed June 1894 यानी जून 11 तारीख 1894। वर्ड में इसमें स्टैक का मतलब पाइल, ढेर हमने देखा था, STAC के स्टैक जिसका मतलब पाइल होता है, ढेर किसी चीज का। लीड स्टोरी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, टाइम्स यानी सर्वाधिक प्रमुख समाचार। कहा निश्चित होने के लिए मैं अखबार वाले लड़के के पास गया और उसके कदमों पर रखे अखबारों के ढेर पर नजर डाली। यह दी वर्ल्ड था, यानी जो अखबार था वह दी वर्ल्ड था और दी वर्ल्ड का प्रकाशन कई वर्ष पहले बंद हो चुका था। उस अखबार जो प्रकाशन था, दी वर्ल्ड पब्लिकेशन, उसका बंद हो गया था। प्रमुख समाचारों में प्रेसिडेंसी
क्लीवलैंड के बारे में कुछ था और बाद में वह पहला पृष्ठ मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में मिल चुका है और यह 11 जून 1894 को छपा था, यानी यह 18 सेंचुरी की बात है, जिसमें कहता है उसके बाद आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग that here on the third levels at Grand Central I could buy tickets that would take Lucius and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted tickets to Glesburg's Illinois, जिसमें कहा यानी टर्न मूव्ड चला मैं टिकट खिड़की की ओर चला, यह जानकर कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं ऐसे टिकट खरीद सकता हूँ जो मुझे और लुइसा को वर्ष 1894 में अमेरिका के जिस भाग में चाहे वहाँ ले जा सकते थे। मतलब ऐसा टिकट था जो अमेरिका के लुइसा और उसको यानी अमेरिका के उस भाग में ले जा सकते थे, और मुझे गेलिसबर्ग इलिनस के 2 टिकट चाहिए थे। हैव यू एवर बीन देयर? इजंट इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets, and in 1894 summer evenings were twice as long, and people sat on their lawns, their men smoking chirags and talking quietly, the women waving plum leafs with the fireflies all around, in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off, and World War II over 40 years in the 40. I want tickets for that. जिसमें कहा वर्ड नोट्स ह्यूज बिग विशाल या विशाल का है, ट्रिमेंडियस यानी इम्प्रेसिव प्रभावी, ट्रिमेंडियस इम्प्रेसिव जो प्रभावी हो, ओवरहेड इन द स्काई एबव द हेड सिर के ऊपर, फायरफ्लाइज यानी जुगनू एक आप गांव में जुगनू वगैरह देखते थे पहले, पीला पीला जो लाइट रात में जलता था वही अब तो दिखाई भी ना देता है। फायरफ्लाइज जुगनू 20 years off at a distance of 20 वर्ष दूर। चलिए देखिए क्या कहता है इसमें कहा क्या आप सभी वहां गए हैं? अभी भी एक अद्भुत नगर है यहाँ, पुराने जमाने के बड़े बड़े घर, बड़े लॉन, विशाल पेड़ जिनकी टहनियाँ सिर के ऊपर आसमान में मिलकर सड़क को ढका देती है, और 1894 में गर्मी की शामें आज की अपेक्षा 2 गुनी बड़ी होती थी। लोग बाहर अपने लान में बैठा करते थे और आदमी सिगार पीते हुए शांति से बातें किया करते थे। औरतें तार के पत्तों से हवा करती होती थी, यानी पंखा जिसको कहते थे, गांव में बेना पंखा भी कहते हैं उसको। और इस शांतिपूर्ण संसार में हर तरह जुगनू होते और ऐसे समय वहां पहुंचना, जबकि प्रथम विश्व युद्ध भविष्य में 20 साल और द्वितीय विश्व युद्ध 40 वर्ष दूर हो गया, यानी 19th सेंचुरी था। और आपने देखा कि 1914 से 18 और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने देखा 1939 से लेकर के 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। चलिए 2 खेमे थे, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, जिसमें हमने एक अलायंस पावर और दूसरे को हमने एक्सिस पावर के नाम से जाना था। उसी तरह से कहा 20 साल और द्वितीय विश्व युद्ध 40 वर्ष दूर हो, मैं वहां के लिए 2 टिकट चाहता था क्योंकि उस विश्व युद्ध को उसको देखने का मन होगा। ठीक है, द क्लियर फिगर द फेयर
He gazed at my fancy headband, but he figured the fare and I had enough for two cash tickets. One one way, but when I counted out the money and locked up clerk the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far. And the glazed at the cash drawers beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money be used nowadays and different lookings. I turned away and go out fast. There's nothing nice about jail, even in 1894, जिसमें कहा फिगर्ड मतलब कैलकुलेटेड यानी जोड़ा किसी चीज का, फिर कहा फेयर किराया, जो हम लोग कहीं जाते हैं तो फेयर कहते हैं ना, फेयर किराया, नोडेड यानी मूव्ड हिज हेड डाउन, सिर हिलाना, बिल्स यानी करेंसी, नोटेड यानी नोट, स्किन हेयर, ध्यान दीजिए, फिर कहा स्किन हेयर, चीट धोखा देना, चीट करना, किसी के साथ धोखा देना, गॉट आउट फास्ट, रैन अवे, स्पीडली तेजी से भागा, जिसमें कहा क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया, उसने मेरे हेड पर बंधे फैंसी फीते को देखा। ठीक है, फीते को देखा पर उसने किराया बताया और मेरे पास गाड़ी के 2 टिकट के लिए एक तरफ का किराया था। पर जब मैंने पैसे गिनकर दिए और सिर उठाया, क्लर्क मुझे घूर रहा था। उसने नोटों को देखकर गर्दन हिलाई और मिस्टर ये पैसे नहीं है, वह बोला, और अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम्हें अधिक सफलता नहीं मिलेगी। और उसने अपने पास रखी नकदी की दराज को देखा। वाकई सारा पैसा पुराने ढंग से नोटों में था। जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं उनसे आधे आकार के और देखने में अलग। मैं पीछे और तेजी से भाग निकला। जेल चाहे 1894 की ही हो, उसने कुछ अच्छा नहीं है। मतलब ये जो पैसे थे जो प्रचलन में नहीं थे, वह पैसा लेके वह टिकट लेने गया। पहले बाद वाले पैसे छोटे थे और इसके पास पुराने नोट, पहले भी अपने भारत में भी नोट जो छपती थी ना, बड़ी बड़ी आधी A4 साइज की पेपर के बराबर नोट छपती थी, ये बुक के पन्ने के बराबर नोट छपती थी। अधिकतम भारत सरकार 20,000 तक के नोट छाप सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा एंड दैट वाज द आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग lunch hour. I drew $300 out of the bank, nearly all by hand, and bought old style currency that really can buy old money at almost any coins dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills. But I didn't care. Eggs were 13 13 cents a dozen in the 1894। सेंट भी वहाँ के करेंसी को कहा जाता था। आगे वर्ड मीनिंग में that was that यानी there was no more to be said or done, यानी अब कहने या करने को कुछ नहीं बचा था। ड्रू यानी विथड्रॉ, निकाले, यानी साइकेट्रिस्ट, द डॉक्टर हु डील्स विथ मेंटल डिजीज, मनोरोग विशेषज्ञ। चलिए, कहा और अब कहने या सुनने के लिए, और अब कहने या करने को कुछ नहीं बचा था। मेरा ख्याल है कि मैं जिस रास्ते से गया था उसी से वापस आ गया और अगले दिन लंच के समय बैंक से $300 निकाले। लगभग इतने ही पैसे हमारे पास थे और पुराने ज़माने की करेंसी धन यानी खरीदी
जिसको सेंट बोले थे, खरीदी, और इस बात से मेरा मनोरोग विशेषज्ञ मित्र बाकी ही चिंतित हो उठा था। आप पुराना धन किसी भी सिक्के विक्रेता से खरीद सकते हैं खरीद सकते हैं खरीद सकते हैं, पर इसके लिए आपको अतिरिक्त धन देना होगा। मेरे $300 के बदले पुराने नोटों में $200 से भी कम मिले। जो उसके पुराने नोट थे उसमें $200 से भी कम मिले, पर मुझे परवाह न थी। 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन थे, यानी 13 सेंट देने पर उसे अंडे मिलते थे, मतलब एक सेंट से भी अधिक एक अंडा का दाम था। रीड एंड फाइंड आउट, देखिएगा इसमें क्या क्या है। कहता है कि वुड चार्ली वुड गो बैक टू द टिकट्स काउंटर ऑन द थर्ड लेवल्स टू बाय टिकट्स टू ग्लेंसबर्ग गैलिसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। कहा आगे, क्या चार्ली अपनी पत्नी और अपने लिए ग्लेसबर्ग के टिकट खरीदने के लिए वापस टिकट खिड़की पर जाएगा? No, I think that was his imaginations. But I have never again found the corridor that leads to the third levels at Grand Central stations. Although I have tried often enough. जिसमें कहा वर्ड मीनिंग है कुछ। often enough का मतलब quite a few time, कई बार। often enough का मतलब कई बार, quite a few time, कई बार। पर मुझे ग्रैंड सेंट्रल पर फिर वह कॉरिडोर कभी नहीं मिला जो तीसरे तल को जाता है, और यद्यपि मैंने कई बार प्रयत्न किया। आगे, लुइसा, उसकी जो घरवाली थी ना, लुइसा was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend, because now we have proved that the third level is still there. My friend Sam Vanier yani disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Glazburg. I went to a school there and I always said he like the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. Yeah, वर्ड नोट्स प्रीटी, क्वाइट, काफ़ी, यानी डिसअपियर्ड का मतलब होता है वनिस्ट, यानी गायब हो जाना, यानी कहीं कहीं चलते चलते अगर कभी कभी कंटिन्यू आप चले कोई काम को कर रहे हैं या कहीं कोचिंग अचानक आप डिसअपियर हो गए, कहीं 5-7-10 दिन के लिए ब्रेक ले लिए, तो वहाँ डिसअपियर आपको कह सकते हैं कि वह डिसअपियर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, गायब हो गया, सॉर्ट ऑफ यानी समवॉट, रादर कुछ कुछ, यानी साउंड ऑफ, द क्वालिटी ऑफ द नेम नाम। फिर देखिए, जब मैंने यह सब बताया तो लुइसा काफ़ी चिंतित हो उठी और वह चाहती थी कि मैं अब तीसरे तल की तलाश बंद कर दूं, जो तीसरा तल वह चाहता था। और कुछ समय बाद मैंने बंद कर दी। मैं वापस अपने टिकटों पर आ गया, पर अब हर सप्तांग हम दानों तलाशते हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि तीसरा तल अभी भी है। और मेरा मित्र सैम विनर गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, कोई नहीं जानता कि कहाँ। पर मुझे एक तरफ से डर लग रहा था, क्योंकि सैम शहर का लड़का था और उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताता रहता था, मतलब कहता रहता था। मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था और वह हमेशा कहता था कि उसे उस स्थान का नाम पसंद है, और अब वह वहीं है 1894 में। ठीक है, आगे कहा, बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इट when a new stamp is issued? Stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first
first day to sail and the postmark proves the date. The envelopes is called first day to sail and the postmarks proves the date. The envelopes is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. Word notes यानी फ्यूजिंग विद यानी डिस्प्लेइंग एंड एक्सरसाइज अटेम्प्ट यानी आवश्यकता से अधिक धन देना, पोस्ट मार्क्स पोस्टल स्टैम्प यानी डाकघर की मोहर। चलिए, क्योंकि एक रात अपने इकट्ठे किए टिकटों पर कुछ अधिक ध्यान देने पर मैंने पाया। वैसे क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब कोई नया टिकट आता है तब टिकट इकट्ठा करने वाले कुछ टिकट खरीद लेते हैं और बिक्री के पहले दिन ही उन्हें लिफाफे पर लगाकर स्वयं को डाक से भेज देते हैं। फर्स्ट डे टिकट इसी को कहते हैं कवर, फर्स्ट डे कवर। और डाक खानों की मोहर में यह सिद्ध हो जाता है सिद्ध हो जाता है कि लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। उन्हें कभी खोला नहीं जाता है। आप उस लिफाफे में केवल खाली कागज रख देते हैं। चलिए, इसमें कहा that night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there, but there it was. I was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Glassberg. That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 1894. The postmarks floated it. I didn't remark it at all. The stamps was a 6 cent dual brown with pictures of presidents graphied naturally. When the envelope come to granddaddy in the mail, it went right into his collection and stacked there till I look it out one opened in. चलिए, द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक इट रेड। इसमें कहा उस दिन अपने सर्वाधिक पुराने फर्स्ट डे कबर्ड के बीच मुझे एक ऐसा मिला जो वह नहीं होना चाहिए था, पर वह वहाँ था। यह वहाँ इसलिए था किसी ने इसे गेलिसबर्ग में मेरे दादा के घर डाक से भेजा था और लिफाफे पर लिखे पते से यही लगता था, और यह वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से पड़ा था। डाक खाने की मोहर से यह स्पष्ट था, फिर भी मुझे इसकी बिल्कुल याद नहीं थी। और यह 6 सेंट का टिकट था और हल्के लाल रंग का, और इस पर प्रेसिडेंट्स गैरीफील्ड का चित्र था जो वहाँ के राष्ट्रपति थे। और स्वाभाविक था कि जब यह लिफाफा डाक से मेरे दादा के पास आया, यह सीधा उनके एकत्रीकरण में जा पहुंचा और वहीं पर रहा जब तक कि मैंने इसे निकाल कर खोला नहीं। अंदर खाली कागज ना था, उस पर लिखा था, यही है, चार्ली। मैं चाहने लगा कि तुम्हारी बात ठीक हो, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम्हारी बात ठीक है। और चार्ली, यह सच है, मुझे तीसरा तल मिल गया। मैं 2 सप्ताह में यहीं पर हूँ और इस समय नीचे सड़क पर डेली पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है और वे सब सामने वाले पोर्च में गा रहे हैं और नैली के घर तक पहुंचाना और मुझे लेमन पीने के निमंत्रण मिलते हैं। चार्ले और लुइसा, वापस आ जाओ, खोजते जाओ जब तक कि तुम्हें तीसरा तल न मिल जाए। मेरी बात मानो, यह काम करने लायक है। इस पर्चे के नीचे हस्ताक्षर है सैम। यह
941 बिलॉर्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894 का यह पत्र है जो उसके दादाजी ने भेजा था। ठीक है, इसी तरह से आगे देखना। एट दिस टाइम एट द कॉइन स्टोर आई found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain businesses. He always said that's what he really wished he could do. And he certainly can't go back to his old business, not in Glassberg, Illinois in the 1894. His old business, why Sam was my psychiatrist, जिसमें कहा उसके बाद शॉप भंडार होता है यानी हार्बर्ग और एज ग्रास कट एंड ड्राइड फॉर अस फ्रॉग भूसी। इसमें कहा टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर मैं जाता हूँ मुझे पता लगता है कि मैंने $800 खर्च कर जो पुरानी करेंसी खरीदी थी और इस धन से वह एक छोटा सा भूसी चारा और अनाज का धंधा चला सकता था और कम से कम गैलिसबर्ग 1894 में इसी नुइस में तो नहीं, उसका पुराना धंधा, अरे वह मेरा मनोरोग चिकित्सक था। चलिए, इस तरह से यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप देख लीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल्स वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर द चार्ली व्हाई। दूसरा है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, सैम्स का लेटर जो चार्ली के लिए गया। तीसरा है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फेयर वॉरी and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? उसके बाद फोर्थ है, do you see an intersections of time and shape in the story? Apparent illogically sometimes turn out to the futuristic projections discuss। ठीक है, आगे देखिए। फिर उसके बाद है, philately help keep the fast ever discuss other ways in which this is done. What do you think of the human tendency to constantly move between the past, the present and the future? फिर है, you have read adventures by Jan Narlinger in Hornbill class 9th में पढ़ना है। Compare the interweavings of fantasy and reality in the two stories। यह आपका अध्याय समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम आपसे जरूर मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।